हेलो एवरीवन, दृष्टि की टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, इसके सोशल साइंस, ध्यान रखिए जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है ना, सोशल साइंस में जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है, उस ज्योग्राफी के कुछ खास सेगमेंट पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें जो टॉपिक मेंशन है, उन टॉपिक के कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आप जब एग्जाम देने जाएं या आप DSSB का जब एग्जाम दें तो आप उससे कोई भी प्रश्न गलत ना करें, ताकि आप कंसेप्ट को क्लियर कर सकें और अच्छा अंक स्कोर कर सकें। तो ध्यान रखिएगा, DSSB में सब्जेक्ट क्या है इसका? भूगोल। तो भूगोल यानी ज्योग्राफी के कंसेप्ट से रिलेटेड जो सीरीज है, जिसे हम कंसेप्ट टॉक कह सकते हैं, उसके कुछ खास सेगमेंट पर हम यहाँ चर्चा लगातार कर रहे हैं। ये एक पूरी सीरीज है। इससे जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाश गंगाओं का अस्तित्व, इसके अलावा तारों का जन्म, इनका विकास, कैसे किन ग्रहों की डेफिनेशन दी गई, ये सभी आप हमारी पिछली वीडियोस के रूप में देख सकते हैं, जो कि यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, यदि आप इंग्लिश में भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पर, चूंकि ये चैनल बाइलिंगुअल है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों की वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक, चलिए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं? आज हम जानेंगे, जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, फिर हमने आकाश गंगाओं, निहारिकाएं, तारों के जन्म, इनके विकास के बारे में देखा। फिर हमने देखा पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे पहले कि स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ, है ना, क्योंकि उसी ब्रह्मांड, उसी आकाश गंगा जिसमें हमने सौरमंडल की बात की, सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों की बात की, उसी में से एक ग्रह है कौन सा? पृथ्वी। तो उस ग्रह यानी पृथ्वी ग्रह में कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई, और जीवन की उत्पत्ति के लिए क्या जरूरी था? एक वो सभी पर्यावरणीय आवश्यकताएं, जल जो कि जरूरी है जीवों के लिए। तो कैसे स्थल मंडल का अस्तित्व आया, ये भी हमने देखा। अब आज हम जानेंगे कि वायुमंडल और जलमंडल का विकास कैसे हुआ, यानी आज हम वायुमंडल भी समझेंगे। ध्यान रखिएगा, वायुमंडल और जलमंडल के विकास के बारे में जानेंगे कि इनका विकास कैसे हुआ। देखिए, वर्तमान में जो हमारे आसपास वायुमंडल है, उसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी है? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के बाद जो गैस और महत्वपूर्ण हो जाती है और उसकी मात्रा भी अधिक है, वह है ऑक्सीजन। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों की। अभी वर्तमान में हमारे वायुमंडल में, या वर्तमान वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अधिकता है, लेकिन जो वर्तमान वायुमंडल अभी अस्तित्व में आया है, ये भी कई करोड़ों वर्षों की एक प्रोसेस रही है, इस एक प्रक्रिया रही है, एक प्रक्रम रहा है। ये यानी वर्तमान वायुमंडल की जो अवस्था है, वे 3 अवस्थाओं से होकर गुजरी है। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो हमारा वर्तमान वायुमंडल है, वर्तमान वायुमंडल जो हमारे पृथ्वी के ऊपर मौजूद है, ठीक है, इस वर्तमान वायुमंडल के निर्माण की 3 अवस्थाएं देखने को मिली हैं, जब से जो वायुमंडल है वह बनना शुरू हुआ था। ठीक है, तो वर्तमान वायुमंडल की कितनी अवस्थाएं हुई हैं, देखने को मिली हैं? वायुमंडल की 3 अवस्थाएं, या कह सकते हैं कि जो वर्तमान वायुमंडल है वह 3 अवस्थाओं से होकर गुजरा है, और तब यहां पहुंचा है जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा यहां पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। ठीक है, अब ये 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? ठीक है, तो सबसे पहली जो अवस्था है, क्योंकि बिल्कुल शुरुआती समय में जब वायुमंडल की स्थिति थी, उस समय यानी आदिमकालीन की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? आदिमकालीन। आदिम काल में जब हम पृथ्वी की बात करते हैं, तो सबसे अधिक गैसों की सांद्रता, या कह सकते हैं कि पूरे क्षेत्र में जो सर्वाधिक गैस थी, वो क्या थी? हाइड्रोजन और हीलियम। तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं? आदिकालीन गैसें, है ना। तो जब वर्तमान वायुमंडल के निर्माण की पहली अवस्था बनी थी, उस समय जो आदिकालीन गैसें थी, वो उन गैसों का क्या हो गया था? ह्रास होना शुरू हो गया। यानी पहली अवस्था क्या है? आदिकालीन गैसें या आदिकालीन वायुमंडलीय गैसों का ह्रास। इन गैसों का क्या हुआ? सबसे पहले ह्रास हुआ।
फिर दूसरी अवस्था क्या हुई, दूसरी अवस्था में ऐसा क्या घटित हुआ कि फिर आगे यह प्रोसेस चलती गई और फिर हम कहां तक पहुंच गए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अधिकता तक पहुंच गए। देखिए हाइड्रोजन और हीलियम का जैसे ही यानी आदिकालीन गैसों का जैसे ही ह्रास हुआ, उसके बाद पृथ्वी के भीतर से क्या निकली, भाप और जलवाष्प निकली और इसने हमारे वायुमंडल के विकास में सहयोग दिया। तो क्या निकली, पृथ्वी के भीतर से जलवाष्प व आप कह सकते हैं क्या निकला, भाप। और भाप और जलवाष्प के निकलने से वर्तमान वायुमंडल का विकास हुआ। ठीक है, और इस वायुमंडल की जो वर्तमान में मौजूद है, इस वायुमंडल को प्राप्त करने के लिए वायुमंडल की जो तीसरी अवस्था गुजरी या तीसरी अवस्था जो व्यतीत हुई, वह अवस्था क्या थी, वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने क्या कर दिया, संशोधित कर दिया। जो वर्तमान में हमारा वायुमंडल है वह कैसे निर्मित हुआ, इसकी तीसरी अवस्था थी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ध्यान रखिएगा, जो जैवमंडल में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया थी, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ने वायुमंडल की प्रोसेस को, वायुमंडल की प्रक्रिया को क्या कर दिया, तब्दील कर दिया। और फिर उसके बाद हमारे पास जो वर्तमान में वायुमंडल मौजूद है वह निकलकर सामने आया, जो जीवों के लिए, जीवों के रहने के लिए क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त है। वे सभी गैसें यहाँ उपस्थित हैं जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है या समस्त जीव जंतुओं के लिए, वनस्पतियों के लिए क्या है, जरूरी है। और उन गैसों का एक निश्चित अनुपात है, यानी हमारे वायुमंडल में दो प्रकार की गैसें हैं, कौन सी, स्थायी गैसें और अस्थायी गैसें। इन गैसों का एक निश्चित प्रतिशत है, वायुमंडल में इनकी मात्रा है और यही डिसाइड करता है कि वायुमंडल में जीव जंतुओं को कैसे, किस प्रकार की गैसों का, किस तरीके से अलग अलग प्रकार का इसका इस्तेमाल है। ठीक, तो इन तीन अवस्थाओं के गुजरने के क्रम को हम समझेंगे, ताकि जब आप तीनों अवस्थाओं को आगे, इन तीनों अवस्थाओं को देखें तो उसके बाद हम पहुंचेंगे जलमंडल के विकास पर, कि कैसे वायुमंडल के थ्रू लास्ट में अंतिम स्टेज पर जलमंडल का विकास होता है। तो पहली अवस्था क्या है, आदिमकालीन वायुमंडलीय गैसों का ह्रास। अब ये आदिमकालीन वायुमंडलीय गैसों का ह्रास कैसे हुआ, हम सभी जानते हैं कि बिल्कुल शुरुआती चरण में जब पृथ्वी थी वहां पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता थी। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता बहुत ज्यादा होने के साथ साथ बहुत तेज सौर पवन चली, यानी सूर्य से निकलने वाली पवनें। तो जब बहुत तेज सौर पवन चली, तो सौर पवन के चलने से, जब बहुत तेज सौर पवन चली तो उसने जो हाइड्रोजन हीलियम की गैसें थी उन्हें क्या कर दिया, धकेल दिया, दूसरी तरफ धक्का दे दिया। और यह केवल पृथ्वी के साथ ही घटना नहीं हुई, यह घटना घटित हुई अन्य सभी पार्थिव ग्रहों के साथ, यानी जितने भी अन्य पार्थिव ग्रह थे। ध्यान रखिएगा, सूर्य से निकलने वाली जो सौर पवनें हैं, या आप कह सकते हैं सूर्य से निकलने वाली जो सौर पवनें हैं, चूंकि बहुत तीव्र गति से चली थी, तो इन तीव्र गति से चलने वाली सौर पवनों ने जो हाइड्रोजन और हीलियम से निर्मित आदिकालीन वायुमंडल था, उस वायुमंडल को क्या कर दिया, धकेल दिया, दूसरी जगह धकेल देने की वजह से पृथ्वी के ऊपर अपना कोई वायुमंडल उस समय मौजूद नहीं था। ये धकेल दिया गया, या तो सौर की पवनों की वजह से ये वायुमंडल क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो लेकिन ध्यान क्या रखना है कि यह घटना केवल पृथ्वी के साथ घटित नहीं हुई, जबकि समस्त पार्थिव ग्रहों के साथ घटित हुई, यानी सौर पवनों का समस्त ग्रहों के वायुमंडल पर क्या बड़ा प्रभाव पड़ा। ठीक है, यह ध्यान रखना है आपको कि इस प्रभाव में जैसे ही हाइड्रोजन और हीलियम का वायुमंडल धकेल दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, उसके बाद आती है क्या, दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था में क्या है, पृथ्वी के भीतर से जलवाष्प और भाप का निकलना। लेकिन यह जलवाष्प और भाप क्यों निकली, कैसे निकली, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या जानना कि कैसे ऐसा हुआ। तो देखिए, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा कि पृथ्वी ठंडी हुई, उसके बाद बाकी स्थल स्वरूपों का निर्माण हुआ, लेकिन उसके पहले पृथ्वी गर्म भी थी, है ना। हमने पिछले वाले सेशन में क्या पढ़ा था कि पृथ्वी क्या थी, गर्म और तप्त। और ये गर्म और तप्त कब थी, जब हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन की घटना घटित हुई,
किसकी घटना घटित हुई थी? विभेदन की घटना घटित हुई थी। विभेदन यानी कौन सी प्रोसेस? वह प्रोसेस जिसमें जब पृथ्वी क्या थी? आंशिक तरल अवस्था में थी और पृथ्वी क्या थी? बहुत तीव्र गति से गर्म थी। गर्म के साथ साथ यहाँ घनत्व भी अलग अलग था। सभी तत्वों का घनत्व क्या था? अलग अलग था। अलग अलग प्रकार की ग्रहाणुओं से मिलकर उस समय पृथ्वी बन रही थी। इनके बीच में जो टक्कर था उसके बाद बहुत तेज क्या हो गया? ऊष्मा निकली और बहुत अधिक ऊष्मा के निकलने से बहुत तीव्र गति से तापमान बढ़ा। तब पृथ्वी क्या थी? बहुत गर्म थी। ठंडी होने से पहले की प्रोसेस है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी के ठंडा होने से पहले विभेदन की जो क्रिया हुई थी, विभेदन की डिफरेंशिएशन की जो प्रोसेस हुई थी, उसमें पृथ्वी क्या थी? गर्म थी। पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें और जलवाष्प निकलकर बाहर आई। पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें और जलवाष्प निकलकर बाहर आई। ध्यान रखिएगा, प्रोसेस आपको क्या याद रखना है? कब की बात कर रहे हैं हम? पृथ्वी के ठंडा होने से पहले के बारे में बात कर रहे हैं, जब पृथ्वी क्या थी? गर्म गलित अवस्था में थी, आंशिक रूप से क्या थी? पिघली हुई थी। तब जब ये बहुत सी गैसें और जलवाष्प निकलकर सामने आई तो वर्तमान में जो हमारा वायुमंडल मौजूद है उस वायुमंडल का उद्भव हुआ। वर्तमान वायुमंडल का उद्भव हुआ। उद्भव, ठीक है। वर्तमान वायुमंडल का क्या हो गया? उद्भव। यानी यहां से जब जैसे ही आदिमकालीन गैसें हटी उसके बाद दूसरा वर्तमान जो हमारा वायुमंडल है उसकी शुरुआती चरण की बात ये कर रहे हैं। वर्तमान वायुमंडल का क्या हो गया? उद्भव हो गया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी गैसें और जलवाष्प बाहर निकलकर सामने आई। ये प्रक्रिया या प्रोसेस क्या हुई? देखने को मिली, ठीक है। इतना ही नहीं, शुरुआती समय में जब वायुमंडल के उद्भव की बात कर रहे थे तो सबसे अधिक जो गैस बाहर निकल कर आई वायुमंडल में उसमें नाइट्रोजन की मात्रा थी। उसमें ध्यान रखिएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक थी, ठीक। उसमें मीथेन की मात्रा अधिक थी। उसमें अमोनिया की मात्रा अधिक थी। उसमें जलवाष्प था। ध्यान रखिएगा, जलवाष्प की मात्रा भी पर्याप्त मात्रा में थी। जलवाष्प तो सबसे ज्यादा मात्रा में, ध्यान रखें क्या? जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और क्या याद रखना है आपको? मीथेन, CH4, ठीक है। तो इन गैसों की क्या थी? उस समय अधिकता मौजूद थी। ये कब की प्रोसेस? बिल्कुल ठीक इसके वर्तमान जो वायुमंडल बना उसकी प्रारंभिक अवस्था के ठीक बाद की स्थिति है। ये आपको इन सारी चीजों को ध्यान रखना है, ये क्रम के साथ आगे चलेंगे। तो इस प्रक्रिया से क्या हुआ कि पृथ्वी की जैसे ही भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई तो इस प्रोसेस को, जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से जो गैसें बाहर निकल कर आई, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा गया? गैसों का उत्सर्जन कहा गया या गैस उत्सर्जन कहा गया। ये पूरी प्रोसेस क्या है? गैस उत्सर्जन या डी गैसिंग कहते हैं इसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डी गैसिंग या गैस का उत्सर्जन कहलाती है यह पूरी प्रोसेस। तो कभी कोई सेंटेंस यदि फ्रेम किया जाता है डी गैसिंग के बारे में या गैस उत्सर्जन के बारे में तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना ही नहीं, जो कि पृथ्वी बहुत गर्म थी, हम उस अवस्था की बात कर रहे हैं, है ना। पृथ्वी आंशिक गलित अवस्था में भी थी, ये भी हमने देखा था। इसी के साथ साथ और भी घटनाएं घटित हो रही थी, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट की क्रिया। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट की क्रिया। और ज्वालामुखी विस्फोट की क्रिया में क्या हो रहा था? बहुत तीव्र गति से लावा या आप कह सकते हैं मैग्मा निकलकर बाहर आ रहा था, ठीक। मैग्मा, लावा निकलकर क्या हो रहा था? पृथ्वी के किरणों से, छोटी छोटी दरारों से पृथ्वी की सतह से ये मैग्मा जो बाहर निकलकर क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। मैग्मा और लावा में यही डिफरेंस है। जो गर्म गलित चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद है इन्हें हम मैग्मा कहते हैं, और यही मैग्मा जब परत तोड़कर बाहर की ओर निकलता है तो इसे हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं, ठीक है। तो जब ये बहुत तीव्र गति से, उसी समय जब पृथ्वी बहुत गर्म थी, क्या हो रही थी? ज्वालामुखी घटनाएं भी घटित हो रही थी। तो लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जो जलवाष्प और गैसें बढ़ रही थी, लगातार निकल रही थी, उसी में ध्यान रखिए इन सभी गैसों का विस्फोट और भी बढ़ जाता है।
तो न केवल इस वजह से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी बहुत तीव्र गति से जलवाष्प और गैसें वायुमंडल में बढ़ती हैं और वायुमंडल में इसकी संख्या क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। ध्यान रखिएगा, इस प्रोसेस ने इन गैसों और विस्फोट के गैसों के बाद, ध्यान रखिएगा, विस्फोट के बाद इन गैसों की संख्या में क्या कर दिया, वृद्धि कर दी। तो वायुमंडल में वैसे भी क्या थी, गैसें निकल ही रही थी और भी इनकी जो सांद्रता है वह क्या हो गई, बढ़ने लगी। ठीक है, अब इस पूरी प्रोसेस के बाद पृथ्वी ठंडी भी हो रही थी, है ना। तो पृथ्वी जैसे ही ठंडी हो रही थी, यहां पर जो जलवाष्प गैसें ऊपर वायुमंडल की ऊपर निकल रही हैं, इनका क्या होने लगा, इनका संघनन होने लगा। एक निश्चित समय के बाद पृथ्वी क्या हो रही थी, ठंडी हो रही थी, तो जो जलवाष्प और गैसें निकल रही थी, इन जलवाष्प और गैसों का क्या होने लगा, संघनन होने लगा। और इससे क्या हो रहा था, ऊपर बादलों का निर्माण हो रहा था। ठीक है, तो जैसे जैसे इन बादलों का निर्माण हो रहा था, वर्षा भी हुई। ये वर्षा जो नीचे गिर रही थी, उस वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करती है। क्रिया करने के फलस्वरूप और भी अधिक संघनन बढ़ता है, और जैसे जैसे संघनन बढ़ता है वैसे ही अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है, और जैसे ही अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है वैसे ही पृथ्वी का तापमान क्या हो गया, और कम हो गया। पृथ्वी का तापमान क्या हो गया, और कम हो गया। जैसे ही वर्षा की मात्रा अधिक बढ़ी, अत्यधिक मात्रा में वर्षा हुई, पृथ्वी के तापमान में और कमी देखने को मिली। और जैसे पृथ्वी की मात्रा में कमी देखने को मिली, देखा गया कि जो समस्त जलवाष्प जो गैसें ऊपर की ओर जाकर ठंडी हो रही थी, संघनन कर रही थी, ये सभी वर्षा के रूप में आकर पृथ्वी पर क्या हो गई, धरातल पर आकर गिरने लगी। और ऐसे में पृथ्वी के धरातल में, ध्यान रखिए, और ऐसे में जो वर्षा पृथ्वी के धरातल के खंडरों में, या कह सकते हैं इन खंडों में आकर गिरी, ये वर्षा इन खंडों में आकर गिरी, तो ये पृथ्वी के इन हिस्सों में, गड्ढों में आकर क्या हो गई, भर गई। और ये वर्षा लगातार होती रही। ध्यान रखिएगा, वर्षा लाखों वर्षों तक हुई है। यह प्रोसेस लाखों वर्षों तक चली है, यह आपको ध्यान रखना है। ये कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है। वायुमंडल के निर्माण की जो घटना है वह एक दिन की प्रोसेस नहीं है। पृथ्वी के निर्माण की यदि हम बात करें तो लगभग 50 करोड़ वर्ष से ही यह प्रोसेस शुरू हो गई थी। कहाँ 400, हम 50 करोड़ की बात करते हैं, वर्षों की बात करते हैं, और यह प्रोसेस 50 करोड़ वर्ष में ही शुरू हो गई थी। 50 करोड़ वर्ष के दौरान ही यह प्रोसेस क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। ध्यान रखिएगा। तो अब आप समझिए कि ये कितनी लाखों वर्षों तक यह प्रोसेस चली है। तो लाखों वर्षों तक संघनन हुआ, बादल बने, वर्षा हुई, बहुत अधिक वर्षा हुई, तो पृथ्वी की ऊबड़ खाबड़ हिस्से में, गड्ढों में या गर्तों में क्या हुआ, जल भर गया। शब्द है गर्त। पृथ्वी में जो गर्त बने हुए थे, उन गर्तों में क्या हो गया, यह जल भर गया। और जब इन गड्ढों में, इन गर्तों में जल इकट्ठा हुआ, तो इस इकट्ठे होने से किनका निर्माण हुआ, महासागरों का निर्माण हुआ। और इस प्रकार महासागरों के निर्माण के फलस्वरूप पृथ्वी में क्या आया, जल आया। और इन तीनों अवस्थाओं से गुजरने के फलस्वरूप ही पृथ्वी में क्या हुआ, वायुमंडल का विकास हुआ। ठीक है। अब तीसरी प्रोसेस, जब वहां महासागरों में क्या घटना घटित हुई, महासागर यहां पर आए, महासागर बने, जल की उपस्थिति मौजूद हुई, तो आप ध्यान रखिएगा, महासागर के इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, महासागरी क्रस्ट कहेंगे। और ये हिस्सा जो ऊपर की ओर उठा हुआ है, ये क्या है, महाद्वीपीय हिस्सा है पृथ्वी का, तो इसे हम कहेंगे महाद्वीपीय हिस्सा। ठीक है, ये था महासागरी हिस्सा और ये क्या है, महाद्वीपीय क्रस्ट, या बिल्कुल भूपर्पटी का ऊपरी हिस्सा। ठीक है। अब ये जब महासागर बने तो यहां पर सबसे पहले जो बैक्टीरिया की हम बात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया, है ना। पहला बैक्टीरिया जो अस्तित्व में आया वो क्या था, साइनोबैक्टीरिया, आप कह सकते हैं उसे। साइनोबैक्टीरिया ने क्या किया, प्रोसेस की, किससे, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के साथ साइनोबैक्टीरिया की क्रिया के फलस्वरूप क्या हुई, प्रकाश संश्लेषण की घटना हुई। और प्रकाश संश्लेषण की घटना के फलस्वरूप क्या हुआ, हम सभी जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण की घटना में क्या होता है, जो वर्तमान में यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी, उस कार्बन डाइऑक्साइड ने
6CO2 प्लस इस जल ने, जो यहां जल मौजूद है, 6H2O इक्वल क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट्स बनाया, C6H12O6 प्लस क्या बनाया, 6CO2 6O2 यानी ऑक्सीजन। इस प्रकार से, इस घटना से, प्रकाश संश्लेषण की घटना के फलस्वरूप जो साइनोबैक्टीरिया सबसे पहले अस्तित्व में आया था, उस साइनोबैक्टीरिया ने क्या किया, सूर्य के प्रकाश के साथ प्रकाश संश्लेषण की घटना की, और प्रकाश संश्लेषण की घटना के फलस्वरूप ही वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी। ये प्रोसेस भी लगातार चलती रही, और लगातार इस प्रोसेस के चलते रहने की वजह से, इस प्रक्रिया के चलते रहने की वजह से सबसे पहले महासागरों में क्या हुआ, O2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, और यह मात्रा बढ़ते बढ़ते पृथ्वी के वायुमंडल में आ गई। और जब यह तब तक प्रोसेस चलती रही जब तक ऑक्सीजन क्या ना हो, यहां पर संतृप्त अवस्था में ना आ जाए, जब तक ऑक्सीजन संतृप्त अवस्था में ना आ जाए। और जब यह पूर्ण संतृप्त हो गई, वायुमंडल में इसकी मात्रा पूर्ण संतृप्त हो गई, तो फिर यह प्रोसेस क्या हो गई, एक चक्रीय प्रभाव के रूप में चलने लगी। तो अभी वर्तमान में हमारे वायुमंडल में N2 और O2 बहुत ही महत्वपूर्ण गैसें हैं, जो जिसमें O2 क्या है, ऑक्सीजन के लिए, श्वास के लिए जरूरी गैस है। इसी की फलस्वरूप बाकी जीव जंतु भी अस्तित्व में आए, वनस्पतियों का विकास हुआ। तो पर्याप्त मात्रा में जल की मौजूदगी सुनिश्चित हुई, पर्याप्त मात्रा में वायु की मौजूदगी सुनिश्चित हुई, और पर्याप्त मात्रा में यहाँ ऑक्सीजन देखने को मिला। और इसके फलस्वरूप ही ध्यान रखिएगा क्या हुआ, पृथ्वी में जलमंडल का विकास हुआ, पृथ्वी में वायुमंडल का विकास हुआ। तो ये पूरी एक प्रोसेस है, पूरी घटना है। इस घटना को हमने समझने की कोशिश की। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, आप इसे रिवीजन करते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।